हेलो बच्चों, मैं रोहित शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो पार्ट 3 के बाद में आज अपन चालू करने वाले हैं पार्ट 4। और पार्ट 4 का नाम जो है आपके वो है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो अपन इस पार्ट के अंतर्गत कार्बन एवं उसके यौगिकों से संबंधित विभिन्न चीजें पढ़ने वाले हैं। उनमें से कुछ की जो सारणी है वो मैंने यहीं पर बनाई हुई है कि इस पार्ट के अंदर हम कौन कौन से मुख्य बिंदुओं को पढ़ने वाले हैं। तो मैंने ऑलरेडी पहले से ही लिखा हुआ है कि जिन जिन बिंदुओं को हम इस पार्ट के अंदर कवर करने वाले हैं और आपकी बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो उनमें से सबसे जो मेन रहने वाला है अपने वो एक तो अपन आईयूपीएससी समझने वाले हैं कि आईयूपीएससी क्या होता है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म, और साथ में हम ये समझेंगे कि आईयूपीएससी नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो एक एक टॉपिक को बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से अपन समझने वाले हैं क्योंकि आपके सामने लिखा हुआ प्रत्येक टॉपिक अपना एक महत्व रखता है और एग्जाम्स में इनमें से सवाल उठते हैं। साथ में हम इन टॉपिकों को कवर करते हुए ये भी देखेंगे कि अब तक जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनमें कौन कौन से प्रश्न इस पार्ट से उठ करके आए हैं। तो जो भी टॉपिक चलेगा और अब तक जिस भी टॉपिक से जो भी प्रश्न आया होगा वो मैं सारे यहाँ पर हल करवाने वाला हूँ। तो आपके बोर्ड एग्जाम्स के जितने भी प्रश्न रहेंगे वो भी यहाँ पर कवर हो जाएंगे और साथ में आपके ये जो मेन टॉपिक है, मेन अर्थात जो आपकी किताब में दिए हुए सारे टॉपिक्स है वो अपन इस पार्ट के अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं कार्बन का परिचय। जैसा कि आपको पता है कि पार्ट का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो हम इस पार्ट के अंदर कार्बन को समझने वाले हैं कि कार्बन होता क्या है और कार्बन को समझने के बाद में ये भी देखने वाले हैं कि कार्बन के यौगिक किस प्रकार निर्मित होते हैं और कार्बन के यौगिक होते कितने हैं। तो इन सारी चीजों को अपन समेटते हैं और आइए शुरू करते हैं अपन कार्बन के परिचय से। तो देखिए कार्बन का परिचय, यदि मैं आपसे यूं कहूं कि आपने आज सुबह से लेकर के अब तक जिन चीजों का इस्तेमाल किया उनकी आप एक सूची बनाएं, तो आप जब सूची बनाने बैठेंगे तो जैसे भोजन, किताबें, दवाइयां, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, पेन, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने सुबह से लेकर के अब तक उपयोग में ली होगी। तो आपको जान करके ये बात हैरान करेगी कि इनमें से जो चीजें आपने सुबह से लेकर के अब तक उपयोग में ली है इनमें से अधिकतर चीजों में कार्बन उपस्थित है। यहाँ तक कि अपना जो शरीर है वो भी कार्बन से बना हुआ है, उसके अंदर भी क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। तो प्रकृति में कार्बन हर जगह मौजूद है और इसकी ये प्रकृति कि ये हर जगह मौजूद है यह इसको महत्वपूर्ण बनाती है। तो देखिए कार्बन के अगर मैं परिचय की बात करूं तो कार्बन जो है एक अधातु है। सबसे पहले ये जानिए कि कार्बन जो होता है वो एक अधातु होती है। साथ में यदि हम आवर्त सारणी की बात करें तो आवर्त सारणी के अंदर ये नंबर 6 पर आता है। ठीक है, कार्बन एक अधातु है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। साथ में एक चीज और देखिए कि इसका प्रतीक C होता है। आपने सभी जानते हैं कार्बन को और आपने कई जगह इसका उपयोग भी किया होगा, हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि कार्बन के अपर रूप होते हैं और कार्बन का प्रतीक होता है, ये सब आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो सबसे बेसिक चीज जो है वो ये कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका प्रतीक C होता है और कार्बन एक अधातु है। ये धातु नहीं है, ये क्या है, अधातु है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो सभी सजीवों में जितने भी सजीव संरचनाएं आपको दिखाई देती है उन सभी के अंदर एवं बहुत से निर्जीवों के अंदर क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। प्लास्टिक ले लीजिए और कोई अन्य चीज ले लीजिए, उन सभी के अंदर क्या है, क्या कहते हैं, कार्बन पाया जाता है। तो बहुत से सभी सजीवों में एवं बहुत से निर्जीवों में कार्बन पाया जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो प्रकृति में कार्बन के 30 लाख से अधिक यौगिक पाए जाते हैं, अर्थात 3 मिलियन से अधिक यौगिक कार्बन के प्रकृति में विद्यमान है। तो सवाल ये बनता है कि इतने सारे कार्बन के यौगिक क्यों विद्यमान है प्रकृति के अंदर। तो इसका डिस्कशन अपन थोड़े बाद में करने वाले हैं कि इतने सारे यौगिक कार्बन क्यों बनाता है। देखिए हमारा जो पार्ट का नाम है वो है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो इस पार्ट के अंदर हम कार्बन और उसके यौगिक पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन एवं उसके यौगिक नहीं पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन एवं उसके यौगिक नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों है कि कार्बन एवं उसके यौगिकों के लिए आपकी किताब में पूरा का पूरा एक विशेष पाठ दिया गया है। तो इस विशेष पाठ को देने के पीछे बहुत से कारण हैं, उन कारणों की जो चर्चा है हम आगे करने वाले हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि प्रकृति में जो कार्बन है उसके 3 मिलियन से अधिक अर्थात 30 लाख से अधिक क्या पाए जाते हैं, यौगिक पाए जाते हैं। और इतने यौगिक प्रकृति में पाए जाने के कारण ही कार्बन इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप जान चुके हैं कि सभी सजीव और बहुत से निर्जीवों में कार्बन है, इसलिए कार्बन को पढ़ना अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारा खुद का शरीर जो है वो कार्बन का बना हुआ है, तो उस स्थिति में कार्बन पढ़ना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अगर मैं वायुमंडल की बात करूं कि प्रकृति में वायुमंडल में और
पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में, अपन ने पहले खनिज पढ़ा ना पार्ट 3 के अंदर, तो पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में और वायुमंडल के अंदर अगर कार्बन की बात करी जाए तो कार्बन की क्या मात्रा मौजूद है, तो याद रखिएगा अगर वायुमंडल की बात करें कि गैस के रूप में कार्बन कितना मौजूद है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो कार्बन है वो 0.03% मौजूद है। इस बात को याद रखिएगा। हमारा जो वायुमंडल है वो विभिन्न गैसों से मिलकर के बना हुआ है, उसमें सर्वाधिक स्थान जो रखती है वो रखती है नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन होता है वो हमारे वायुमंडल के अंदर 78% मौजूद है। यदि 100% गैसों की अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए इस वायुमंडल के अंदर 100% गैसें हैं, तो 100% गैसों में से 78% तो केवल नाइट्रोजन ने ही ले रखी है। उसके अतिरिक्त हम जिस गैस का उपयोग श्वसन के तौर पे करते हैं, सांस लेने में करते हैं, ऑक्सीजन, तो 78 नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन इसके बाद आता है। ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड की यदि मात्रा देखी जाए तो वो है 0.03%, जो कि कुछ हद तक थोड़ी चेंज होती रहती है, तो 0.03 से 0.04% तक भी है आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन इतनी मात्रा जितना कि मैंने बताया हुआ है 0.03% ये अपने वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मौजूद है। तो कार्बन के वायुमंडल की बात होगी कि वायुमंडल में कितना मौजूद है। इसके बाद में यदि मैं पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी की बात करूं कि खनिजों के रूप में पृथ्वी के अंदर कितनी मात्रा में कार्बन पाया जाता है, तो याद रखिए इसकी बहुत अल्प मात्रा है, तो केवल मात्र 0.02%। देखो वायुमंडल में 0.03% है और पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में मात्र 0.02% है। इतनी कम मात्रा होने के बावजूद भी कार्बन का अपना अत्यधिक महत्व होता है। ये अपना स्वयं का बहुत अधिक महत्व रखता है, क्योंकि इसके अंदर जो गुण पाए जाते हैं वो किसी अन्य तत्व के अंदर नहीं पाए जाते हैं, और इसके ये जो गुण है यही इसको विशेष बनाते हैं। इसलिए अपना जो पाठ है उसका नाम है कार्बन और एवं उसके यौगिक। तो चलिए बात करते हैं। अगर अपन बात करें कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि क्या कहते हैं, जो तत्व होते हैं उनका एक परमाणु क्रमांक होता है। जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6, तो याद रखिएगा कार्बन का परमाणु क्रमांक यदि 6 है तो इसके अंदर प्रोटॉन की जो संख्या है वो भी 6 है, एवं इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो भी कितनी है, 6। तो इस बात को याद रखिएगा कि हम एक परमाणु का जब संरचना बनाते हैं परमाणु की, तो उसमें नाभिक होता है, नाभिक के बाद में कक्षाएं होती है 4, K, L, M और N। तो प्रत्येक कक्षा में क्या भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। साथ में जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो याद रखिएगा पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एवं दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 4। कार्बन की अपन बात कर रहे हैं, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसको डिटेलिंग में अपन आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तथा संयोजकता कितनी होती है, 4। देखिए जो लास्ट जो कक्ष रहेगा, अंतिम जो कक्ष होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही क्या होती है, संयोजकता होती है। तो कार्बन का जो लास्ट कक्ष है कौन सा है, L नंबर का कक्ष है, और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है, ठीक है। अतः यह चतुर्संयोजक होता है, क्योंकि इसकी संयोजकता 4 होती है, और 4 संयोजकता होने के कारण ये क्या होता है, चतुर्संयोजक होता है। फिर इसके बाद की अगर अपन बात करें कि कार्बन में सहसंयोजक बंध बनाने की प्रकृति होती है। ये कौन से बंध का निर्माण करता है, सहसंयोजक बंधों का निर्माण करता है। पिछले अध्याय में जब हम पार्ट 3 पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने आयनिक यौगिक पढ़े थे। आयनिक यौगिकों के अंदर अपन ने देखा था कि आयनिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, आयनिक यौगिकों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है एवं नए यौगिकों का निर्माण होता है, और वहां पर बंध का निर्माण भी होता है, जिससे आयनिक यौगिक आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अपन पार्ट 3 के अंदर पढ़ चुके हैं। अब अगर यहां बात करूं कि कार्बन वैसे बंध तो नहीं बनाता है आयनिक यौगिकों की तरह, लेकिन ये कौन सा बंध बनाता है, सहसंयोजक बंध बनाता है। कैसा बंध बनाता है, ये सहसंयोजक बंध बनाता है, ठीक है ना। तो कार्बन में किस प्रकार का बंध बनता है, सहसंयोजक बंध बनाने की प्रकृति पाई जाती है। अब ये सहसंयोजक बंध क्या होता है, ये अभी अपन थोड़ी देर में समझने वाले हैं। याद रखिएगा कि प्रकृति में 30 लाख
कार्बन के यौगिक मौजूद हैं। तो सभी को तो नहीं, लेकिन प्रकृति में कार्बन के विभिन्न रूप विद्यमान हैं। और याद रखिएगा प्रत्येक रूप को क्या कहा जाता है, अपर रूप कहा जाता है। अपन पार्ट 3 के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन ये कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। तो इस पार्ट की शुरुआत आज इस तरीके से हुई है और अब अपन अन्य जो टॉपिक हैं वो यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन ने कार्बन का परिचय देख लिया कि कार्बन होता क्या है और कहाँ कहाँ विद्यमान है, प्रकृति में कितना विद्यमान है, शरीर में भी है कि नहीं है, हम बने या नहीं बने, तो हम बिल्कुल बने। इसके अतिरिक्त पृथ्वी की भूप्रपर्टी में कितना है, वायुमंडल में कितना है, कितनी संयोजकता होती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, ये सारी चीजें जो डिटेलिंग में है मैंने यहाँ आपके सामने लिखी हुई है। तो अपन इसके बाद में कार्बन के परिचय के बाद में अगला जो अपना चलने वाला है वो चलने वाला है सहसंयोजक बंध। ठीक, अपना टॉपिक चलने वाला है वो है कार्बन में आबंध या सहसंयोजक आबंध। कार्बन में जो आबंध है, अभी अपन ने पहले समझा कि कार्बन जो है वो कार्बन के ही साथ या किसी अन्य परमाणुओं के साथ मिलकर के आबंध बनाता है, अर्थात बंध का निर्माण करता है। तो ये किस प्रकार के बंध होते हैं, तो मैंने जस्ट पहले आपको बताया था कि कार्बन जो है वो सहसंयोजक बंधों का निर्माण करता है। तो ये सहसंयोजक बंध होते क्या हैं उस बारे में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कार्बन की संरचना क्या होती है। तो ध्यान से देखो, अगर हम देखा जाए तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। चूंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर मैं बात करूं तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2 एवं 4, याद रखिएगा। अब अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन भरना चाहें तो ध्यान से देखिएगा कि ये तो नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, नाभिक के अंदर प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। पहली कक्षा की अगर मैं बात करूं तो पहली कक्षा में आपको यह पता होगा कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। एवं दूसरी कक्षा की अगर मैं बात करूं तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो 1, 2, 3 और 4। दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो याद रखिएगा ये आपकी के कक्षा थी और ये एल कक्षा थी। तो एल कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 4 इलेक्ट्रॉन एल कक्षा के अंदर मौजूद हैं। कार्बन के भाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इसी कारण 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होने के कारण ही इसकी संयोजकता जो होती है वो 4 होती है, अर्थात ये चतुर संयोजक होता है। और याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन या जितने इलेक्ट्रॉन भाइतम कक्ष में होते हैं, अंतिम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, याद रखिएगा उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। उन्हें कौन से इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन उन्हें कहा जाता है। क्योंकि अगर किसी को देना है या फिर किसी से लेना है वो सब इन्हीं इलेक्ट्रॉनों का होगा। ये इलेक्ट्रॉन जो अंदर वाले कक्ष में है उनमें कोई हेरफेर या बदलाव नहीं आता है। लेकिन जो भाइतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो सबसे अंतिम कक्ष में उपस्थित होते हैं, उनको हम या तो दे सकते हैं, जैसे कि अपन ने आयनिक यौगिकों में पढ़ा था, तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन थे वो धातु से अधातु में क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। और इस तरीके से आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। अपन पार्ट 3 के अंदर ये पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो अब अगर हम कार्बन के बारे में बात करें कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 एवं 4 है, तो इसका जो अंतिम कक्षा है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉनों का करता क्या है, क्या ये त्याग देता है या फिर ये ग्रहण करता है, आखिर होता क्या है, तो उस बारे में अपन समझने वाले हैं। और जब अपन ये समझ लेंगे कि ये त्यागता है या फिर ग्रहण करता है, तभी हम तत्व जो इसके यौगिक हैं उनको बनाने के बारे में अपन सोच सकते हैं कि वो किस प्रकार से निर्मित होते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि कार्बन के जो सबसे भारी कोश होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। आप सभी ने उत्कृष्ट गैसें तो पढ़ी ही होगी। उत्कृष्ट गैसें क्या होती हैं? उत्कृष्ट गैसें वे गैसें होती हैं जिनका भाइतम कोश जो होता है वो पूर्ण होता है, अर्थात उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि सेकंड नंबर पे आने वाला हीलियम, हीलियम 2 नंबर पे आता है और 2 नंबर पे आने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं और इसका
इसका जो पहला कक्ष होता है वो पूर्ण होता है। इसलिए ये कौन सी गैसों की श्रेणी में आती है? उत्कृष्ट गैसों की श्रेणी में आती है। ऐसे अगर हम 10वें नंबर पे कौन आता है? नियोन। 10वीं की अगर अपन बात करें तो याद रखिएगा 10 नंबर पे आने वाला नियोन 2 और 8, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर अपन बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 होता है। तो देखिए पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं जो कि पूर्ण है, दूसरे में 8 भरने होते हैं जो भी पूर्ण है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? उत्कृष्ट गैसें कहा जाता है। और प्रत्येक तत्व यही चाहता है कि उसका जो बाह्यतम कोश है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जानी चाहिए, अर्थात उसका अष्टक पूर्ण हो जाना चाहिए। ऐसे ही कार्बन भी चाहता है। कार्बन ये चाहता है कि मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी मौजूद हैं, अगर 4 और कहीं से मिल जाए तो मैं क्या कर लूंगा? मेरा अष्टक पूर्ण कर लूंगा। तो ये ही सिस्टम होता है इसका। तो उत्कृष्ट गैसें हीलियम, नियोन और इसके अलावा फिर आप 18वें नंबर की जब बात करेंगे तो 18वें नंबर पे क्या आ जाता है? आर्गन। आर्गन भी क्या आता है? उत्कृष्ट गैसों की श्रेणी में आता है, क्योंकि इनका जो बाह्यतम कोश होता है वो पूर्ण होता है। अब कार्बन को यहाँ 4 इलेक्ट्रॉनों की क्या है? आवश्यकता है। तो देखते हैं ये 4 इलेक्ट्रॉन खोता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण करता है, क्या स्थिति बनती है। तो देखिए यदि कार्बन को इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने हो या फिर इलेक्ट्रॉन खोने हो तो वो क्या करना चाहेगा? तो देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके C4- ऋणायन बना सकता है। देखिए कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन यदि ये ग्रहण कर ले तो क्या आ जाएगा? आपको पता है इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करते हैं, क्योंकि कोई तत्व जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके ऊपर माइनस का चार्ज आता है, एवं जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उतने ही माइनस का चार्ज आता है। मान लीजिए कि कार्बन जो है, कार्बन यदि 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके C4- ऋणायन बना सकता है। कहीं से ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले और क्या बना सकता है? ये C4- बना सकता है। लेकिन क्या ऐसा होता होगा? देखिए लेकिन इसके पास में इसका परमाणु क्रमांक 6 है और इसके पास प्रोटॉनों की संख्या भी 6 है, और चूंकि प्रोटॉनों की संख्या 6 होने के कारण 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। याद रखिएगा इसका नंबर 6 होने के कारण इसमें है प्रोटॉनों की संख्या है 6 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो थी इसके अंदर पहले कितनी थी? 6 थी। लेकिन यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन और कहीं से ग्रहण कर लें तो उस स्थिति में इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब ये है कि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना क्या हो जाता है? धारण करना क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। इसलिए कार्बन कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन तो ग्रहण नहीं कर सकता। तो फिर 4 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है क्या? तो उस वाली स्थिति को भी देखते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C4+ धनायन बना सकता है। ये 4 इलेक्ट्रॉनों को यदि त्याग दें तो क्या बनेगा? C4+। C4+ इसलिए बनेगा क्योंकि इसने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। धनायन बना सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब देखिए वही यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या तो कितनी रह जाएगी? प्रोटॉनों की संख्या तो वही 6 रहने वाली है, और यदि बात करें इलेक्ट्रॉनों की तो इसके पास इलेक्ट्रॉन थे 6। अब यदि ये 4 जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, इसको इस वाले कक्ष को ये खो दे या इसके जो इलेक्ट्रॉन है इसको इसने खो दिया, तो अब इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल कितनी बचती है? मात्र 2 ही बचती है। तो याद रखिएगा ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर के धनायन बना सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा यहां से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि कार्बन जो है वो ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? त्याग सकता है। दोनों ही कंडीशन कार्बन के साथ में नहीं बन सकती। तो फिर होता क्या है? फिर आइए देखिए। इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणुओं व अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को हल करता है।
ये क्या करता है कि इसका जो बाह्यतम कोश होता है उसमें जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो किसी अन्य तत्व के परमाणु या कार्बन के साथ ही क्या करता है, ये शेयर करता है। अर्थात इसका तात्पर्य ये है कि उन इलेक्ट्रॉनों का उपयोग ये खुद भी करता है एवं जो अन्य तत्व के साथ इसकी क्रिया हुई है उसको भी करने देता है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, अर्थात दोनों ही तत्व, कार्बन या कोई अन्य तत्व जो इसके साथ जुड़ा हुआ हो, वो दोनों ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, आपस में एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करते हैं और इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करके अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। इस तरीके की साझेदारी से दोनों ही तत्वों का अष्टक पूर्ण हो जाता है एवं ये उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। उत्कृष्ट गैस विन्यास से मतलब ये है कि इनका अष्टक पूर्ण हो जाता है। याद रखिएगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं, अब आप ये चीज समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, एक दूसरे को परमानेंट नहीं दिए जाते, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं पढ़ रहे हैं, आयनिक यौगिक नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर अपन कार्बन एवं उसके यौगिक पढ़ रहे हैं और कार्बन में सहसंयोजक आबंध पढ़ रहे हैं। तो कार्बन में सहसंयोजक आबंध इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के कारण निर्मित होता है कि कार्बन कार्बन के साथ ही या अन्य कोई तत्व के परमाणुओं के साथ में अपने इलेक्ट्रॉनों को साझित करता है, अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है और इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उन्हें सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा कि केवल कार्बन ही ऐसा नहीं करता है, और भी अन्य तत्व हैं जो कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से उनके अंदर अणुओं का निर्माण होता है। तो अब अपन विभिन्न जो तत्व हैं, अलग अलग तत्व हैं, जैसे ऑक्सीजन का अणु या जल का अणु, अमोनिया, ठीक है ना, इन सब के, हाइड्रोजन का अणु, ठीक है ना, इन सब के जो अणु निर्मित होते हैं वो किस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से होते हैं उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो हम एक एक को पर्टिकुलर लेंगे कि सबसे पहले हाइड्रोजन को लिया, ऑक्सीजन को लिया, जल के अणु का निर्माण कैसे होता है, अमोनिया का निर्माण कैसे होता है, N2 नाइट्रोजन जिसे अपन बोलते हैं उसका निर्माण कैसे होता है, तो इन सबको अपन समझने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।